और साथ ही आदरणीय कुमार प्रशांत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। साथियों, कुमार प्रशांत जी का नाम हम सब लोगों के बीच में कोई अनजाना नहीं है। कुमार प्रशांत जी अपने युवा उम्र में, या कहूं कि किशोर उम्र में, जब हम सब लोग अपने अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, उस ऐसी उम्र में जयप्रकाश नारायण जी के साथ में जुड़े और तब से लेकर के आज तक अपना एक तरह का जीवन जयप्रकाश नारायण जी के बताए हुए मूल्यों और उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए गुजारा है उन्होंने। उसी रास्ते की तरफ ले जाने की एक कोशिश राष्ट्रीय युवा संगठन है। तो उनके साथ में ये मुलाकात आज एक बार हम लोग फिर आपके बीच में कर रहे हैं। तो आदरणीय कुमार प्रशांत जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। कुमार प्रशांत जी गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं और उन्हें सुनते हुए आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि इतिहास की कितनी गहरी समझ खास करके जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बारे में है, और इस समझ को आप समझते हुए उसे जमीन तक ले जाने का काम करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो आदरणीय कुमार प्रशांत जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज की इस बातचीत को आप आगे बढ़ाएं। आदरणीय कुमार प्रशांत जी। बहुत धन्यवाद राम कुमार जी, और सभी साथियों का बहुत धन्यवाद जो अभी यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ। इतिहास की पाठशाला ऐसा नाम आप लोगों ने इसको दिया है। तो एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं जिस तरह से इन चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, वैसी थोड़ी बात आप लोगों के साथ करता हूँ। और चूंकि आपने ये कहा है कि 26 जून के संदर्भ को जोड़ते हुए, यानी आपातकाल के संदर्भ को जोड़ते हुए बात आज की जाए, तो इमरजेंसी का एक मतलब होता है ज़बरदस्ती करना। तो मेरे साथ आप लोग हमेशा इमरजेंसी वाला व्यवहार करते हैं और कोई ना कोई कार्यक्रम ज़बरदस्ती मेरे सर पे थोप देते। तो 26 जून के संदर्भ में कोई कार्यक्रम किया जाए, जब ऐसा अजमत जी ने मुझसे कहा, तभी मैंने उसको टालने की कोशिश की थी और ये भी कहा था कि ये मत करो, इस समय इस संदर्भ के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको सुनो, उनको देखो, दूसरे लोग क्या कहते हैं। मैं चाहता नहीं था कि इसमें उसको बोलने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अजमत जी का हुक्म हो तो हथियार डाल ही देना पड़ता है। तो मैंने कह दिया कि ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी था कि ये शीर्षक मुझको बहुत ही आकर्षक लगा, जो शीर्षक आप लोगों ने इस कार्यक्रम का रखा, इतिहास की पाठशाला। पाठशाला का मतलब ही होता है जहाँ पाठ आप सीखते हैं। तो ये भी एक सीखने का मौका है मेरे लिए भी। और पाठशाला चूँकि कभी ख़त्म नहीं होती है, और मैंने देखा कि आप लोगों ने भी रखा है कि इसको थोड़ा आगे भी चलाएंगे, तो मैंने ये आज़ादी ले ली कि आज मैं थोड़ी सी बात रखूँगा और फिर थोड़ी सी बात आगे की किसी पाठशाला के कार्यक्रम में रखूँगा। तो इसलिए आज जितनी बात रखूँगा उतनी ही बात अभी करता हूँ, उसके भी दो हिस्से मैं कर रहा हूँ। एक तो ये कि इतिहास क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी बात हम लोग करें, इतिहास को समझने की कोशिश करें। और दूसरी बातचीत, जितना समय रहेगा अपने पास, उसमें थोड़ी जयप्रकाश नारायण जी की बात करें। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास के आईने में इमरजेंसी वाली जो कल्पना आप लोगों ने की है, उसकी चर्चा किसी दूसरी कक्षा में करेंगे। आज ये दो बातें आपके सामने मैं रखता हूँ, इस आशा में कि आप लोग भी इसको जानने का
और समझने का आकर्षण आप लोगों को भी होगा। इतिहास के बारे में दो तरह के दृष्टिकोण हैं लोगों के बीच में। एक दृष्टिकोण यह है कि इतिहास जो है वो बीते ज़माने की कहानी है। जो बीत गया है, जो लोग चले गए हैं, जो घटनाएं घट गई हैं, इसीलिए इतिहास में तारीखों का और सालों का बड़ा महत्व होता है। इतिहास की ज़्यादातर किताबें बीते हुए इतिहास की कहानी लिखती हैं। इतिहासकार होने का मतलब ये मानते हैं कि जो समय बीत गया है उस समय के बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनकी बातचीत हो रही है। इतिहास के बारे में एक दूसरा दृष्टिकोण भी है जो ये मानता है कि इतिहास बीती हुई बातें नहीं हैं, हमारे साथ चलने वाला क्रम है या हमारे साथ चलने वाला काल है जो हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। वो ख़त्म नहीं हो जाता है, वो बीत नहीं जाता। ये दो तरह की अवधारणा है इतिहास के बारे में। मोटे तौर पर इतिहास की जितनी किताबें हम लोगों को मिलती हैं वो पहली अवधारणा को मानती हैं, यानी बीती हुई बातों का आकलन करती हैं, बीते हुए लोगों के बारे में बात करती हैं। मैं इतिहास को दूसरे नज़र से देखता हूँ, उसी नज़र से देखता भी हूँ, समझता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। ये बीती हुई बातें नहीं हैं, हमारे साथ चलने वाला काल है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए, गहराई से जानना चाहिए। उसके साथ हमारा क्या संबंध है ये भी हमको देखना चाहिए। जैसे एक नदी है, किसी भी नदी के किनारे आप खड़े हों तो आप देखेंगे कि नदी एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ जा रही है। भूतकाल से चलती है, वर्तमान को सींचती हुई भविष्य की तरफ चली जाती है। इतिहास भी एक नदी की तरह ही काम चलता है, पीछे से आता है, वर्तमान को छूता हुआ भविष्य बनाने के लिए आगे निकल जाता है। एक ऐसी नदी है इतिहास जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को साथ में लेकर चलता है। इसीलिए इतिहास को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक जीवंत नदी को देखने की कोशिश करते हैं। चीन में एक बड़ी अच्छी कहावत या लोकोक्ति चलती है, बहुत ही सुंदर सी बात है यह। तो कहता है कि किसी भी नदी में तुम दो बार नहीं उतर सकते। बड़ी सुंदर सी बात है कि जिस नदी में तुम अपना पहला पांव डालते हो, दूसरा पांव डालने से पहले वो नदी तो नई हो जाती है, क्योंकि पानी तो बदल गया, पानी आगे निकल गया। पहला पांव तुमने भूतकाल में डाला, वर्तमान में डाला, वो भूत बन गया और भविष्य की तरफ बढ़ गया। इतिहास भी जब तुम देखते हो तो इसी तरह की चीज़ है कि अगर उसको बीती कहानी की तरह देखने की कोशिश करोगे तो वो पांव है तुम्हारा जो भूतकाल में पड़ा था। लेकिन इतिहास वहाँ रुका हुआ नहीं है, इतिहास वहाँ से आगे चला गया। इतना जीवंत, इतना गतिमान और तीनों कालों को समेट कर चलने वाली जो ताकत है, प्रवाह है, उसको इतिहास है। तो जब इतिहास की पाठशाला आप कहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि हम इतिहास के इस स्वरूप की बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे और वो काफ़ी लंबे समय जेल में रहे, अलग अलग कालों में 20 साल से ज़्यादा वक्त उन्होंने जेलों में बिताया है। तो एक ही बेटी थी उनकी, जिनको हम लोग इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। तो वो अपनी बेटी को इतिहास के बारे में, सभ्यताओं के बनने और मिटने के बारे में समझाने की कोशिश में कई पत्र उन्होंने अपनी बेटी को लिखे।
जो पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस शीर्षक से वो किताब करीब करीब सभी भाषाओं में उपलब्ध है। वो बहुत सुंदर उदाहरण है कि इतिहास को देखने की नज़र क्या होती है। उसको अगर हम लोग पढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि इतिहास को देखते हुए वर्तमान के साथ उसका रिश्ता और उसमें भविष्य को बनाने की संभावना, एक बच्चे को अगर आप समझाने की कोशिश करें तो कैसा इतिहास हो सकता है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है वो, जो हम सबको देखना चाहिए। उनमें से जिन लोगों ने भी वो किताब न पढ़ी हो उनको पढ़ना चाहिए। उसी तरह से नहीं पढ़ी हो तो जेपी की जेल डायरी पढ़ी हो, लाहौर के किले वाली जेल डायरी भी और चंडीगढ़ के जेल में लिखी हुई डायरी। उन दोनों डायरियों में भी आप देखेंगे कि इतिहास का यही स्वरूप जयप्रकाश जी भी बार बार छूने की कोशिश करते हैं। इतिहास के संदर्भ उस डायरी में बहुत जगह आते हैं, लेकिन वो हमेशा उसका संबंध वर्तमान से जोड़ते हैं और भविष्य तक उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये एक नए तरह की दृष्टि है इतिहास के बारे में। गांधी जी ने इसको कुछ और भी एक स्वरूप दिया, जो प्रसंग में कई बार आप लोगों के बीच में चर्चा कर चुका हूँ, राष्ट्र सेवा संगठन के साथियों के बीच में। वो है इतिहास बनाना और इतिहास पढ़ाना। जब वो चंपारण के लिए जा रहे हैं तब जाते हुए वो मुजफ्फरपुर में रुकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार का एक शहर है, वहाँ एक बड़ा कॉलेज है। उस कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है आचार्य कृपलानी। तो आचार्य कृपलानी के ही घर पर वो ठहरते हैं। रात भर रुकना है उनको, दूसरे दिन सुबह उनको चंपारण के लिए जाना है। एक ऐसे प्रांत में वो आए हैं और एक ऐसी जगह वो जा रहे हैं जो दोनों जगह उनके लिए अजनबी हैं, जिनको वो बहुत अच्छी तरह जानते नहीं। तो इतिहास के प्रोफेसर के घर में रुके हैं, तो प्रोफेसर साहब ने इतिहास के कुछ विद्यार्थियों को बुला लिया है कि एक मोहनदास करमचंद गांधी नाम के आदमी आए हुए हैं हमारे यहाँ, जो दक्षिण अफ्रीका में कुछ बहुत बड़ा काम करके लौटे हैं, उनसे मिलने के लिए आओ। तो ऐसे कुछ विद्यार्थी उनके पास जमा हो जाते हैं और उनको गांधी जी ये समझाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या किया उन्होंने। उसकी चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि यहीं दक्षिण अफ्रीका में अपना काम करते हुए मुझको एक नए तरह का हथियार मिला है, जिसको मैं सत्याग्रह कहता हूँ। सत्याग्रह के हथियार से एक ऐसी शांतिमय लड़ाई लड़ी जा सकती है जिससे आज़ादी पाई जा सकती है। और दक्षिण अफ्रीका में ये करके मैंने देखा है, इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि भारत में भी यह हथियार काम करेगा और उसकी ही खोज कर रहा हूँ। लड़के लोग तो उनकी बात सुन लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा आदमी एक बात कह रहा है, लेकिन इतिहास के प्रोफेसर साहब को इस बात पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कहते हैं कि गांधी जी, मैंने तो इतिहास पढ़ा है, दुनिया भर का इतिहास पढ़ाता हूँ लोगों को, मुझको आज तक पता नहीं है कि इतिहास में कभी भी कोई आज़ादी किसी मुल्क की शांतिमय तरीके से और आपके शब्दों में कहूँ तो सत्याग्रह के तरीके से मिली हो, ऐसा कहीं इतिहास में दर्ज नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, जो इतिहास में हो गया है उसको आप पढ़ाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप जो पढ़ाते हैं वो इतिहास कुछ लोगों ने बनाया है। तो इतिहास पढ़ाने वाले और बनाने वाले के बीच में हमेशा एक फर्क होता है। जब इतिहास बन जाता है तब आपके जैसे प्रोफेसर उसको कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं। इतिहास के बारे में इस दृष्टि को भी देखने की ज़रूरत है कि इतिहास बनाना और इतिहास पढ़ाना दो अलग अलग चीज़। जब आप इतिहास बनाते हैं तो आप इतिहास के उस तीनों काल को
अपने हाथ में समेटने की कोशिश करते हैं। जब आप इतिहास पढ़ाते हैं तो आप बने हुए कालखंडों को लोगों के सामने रखते हैं। आप जब ये कहते हैं कि ये इतिहास की पाठशाला है, तो इसका मतलब ही है कि आप ये मानते हैं कि कोई ऐसी जीवंत चीज़ है जिसका पाठ करना है, पाठशाला में पाठ किया जाता है। तो पाठशाला का मतलब ही है कि हम चीज़ों को, जो चीज़ें गतिमान हैं, उनको समझने की कोशिश करें। घटनाओं के साथ चलना, घटनाएं तो घटती रहती हैं अगल बगल में, हमारे चाहे अनचाहे घटनाएं होती रहती हैं। उन घटनाओं का दर्शक बन करके रहना एक भूमिका है, और उन घटनाओं के साथ चलना एक दूसरी भूमिका है। घटनाओं को मोड़ देना एक तीसरी भूमिका है। और इन तीनों भूमिकाओं में हम लोग अलग अलग समय पर काम करते हैं। कई बार चीज़ों को देखते हैं, कई बार उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं, और कई बार उन घटनाओं को मोड़ देने की भी कोशिश करते हैं। घटनाओं को मोड़ देना यानी इतिहास बनाना। जयप्रकाश नारायण उन बहुत ही दुर्लभ लोगों में एक हैं, इतिहास के उन दुर्लभ नायकों में एक हैं, जिन्होंने घटनाओं के साथ बहना कभी स्वीकार नहीं। वो हमेशा घटनाओं को मोड़ते रहे, घटनाओं को एक दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करते रहे, कभी बहुत सफलता के साथ, कभी कम सफलता के साथ, और कभी असफलता। आप लोगों में से जिन लोगों ने चंडीगढ़ की जेल में लिखी उनकी कविता पढ़ी होगी, उसमें लिखा है उन्होंने कि जीवन विफलताओं से भरा है। जैसा मैंने आपसे कहा, कभी विफलता के साथ भी इतिहास घटनाओं को मोड़ने की कोशिश में आप हमेशा सफल हों, ये ज़रूरी नहीं। कभी आप सफल होते हैं, कभी थोड़ी सफलता मिलती है, कभी कुछ संभावनाएं हाथ में लगती हैं। तो एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में आज हम लोग थोड़ी बात करना चाहते हैं, जिसने सफलता विफलता इनसे ऊपर उठकर कोशिश करने को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी बात बना दी। या कहूँ कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि घटनाओं को अपनी दशा में मोड़ दें, अपनी दिशा में ले जाएं। असहयोग आंदोलन के दौर में वो कॉलेज में पढ़ते थे, बिहार के पटना कॉलेज में पढ़ते थे, और बड़े ही मेधावी छात्र थे। लेकिन गांधी जी ने जो असहयोग का आंदोलन छेड़ा और यह आह्वान किया कि त्रिविध बहिष्कार होना चाहिए, अदालतों से वकील बाहर निकलें, सरकारी नौकरियां छोड़ें लोग, और युवकों से कहा कि आप लोग कॉलेजों से बाहर निकलें। आज़ादी के नए सिपाही जमा करने की एक रणनीति गांधी ने बनाई, और उस रणनीति के तहत जयप्रकाश नारायण भी अपना कॉलेज छोड़कर बाहर निकले आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए। और जब वो आज़ादी की लड़ाई का वो दौर थोड़ा ठंडा पड़ा, थोड़ा नीचे आया, तो अपनी अधूरी पढ़ाई को फिर से पूरा करने के लिए जब उन्होंने विकल्प सोचा, तो उनके सामने दो विकल्प थे। जिस गुलामी के कॉलेज को उन्होंने छोड़ा था, वापस उसी कॉलेज में जाएं, ये उनको कबूल नहीं। अगर ऐसा वो करते तो शायद घटनाओं के साथ बहने वाली कतार में शामिल हो। लेकिन उन्होंने तय किया कि मुझको पढ़ना तो है, लेकिन इस गुलाम देश के गुलाम कॉलेज में नहीं पढ़ना।
तो पढ़ने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका के बारे में किसी ने उनको बताया था कि अमेरिका में पढ़ाई की, शिक्षण की ऐसी व्यवस्था है जहाँ तुम अपना खर्चा खुद से निकाल कर, अपना काम करके अपने कॉलेज का खर्चा निकाल कर पढ़ाई कर सकते। तो निम्न मध्यम वर्ग का घर था उनका, तो उस लिहाज से उन्होंने सोचा कि अमेरिका चला जाऊं अगर, तो वहाँ मेहनत करूँगा, काम करूँगा और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूँगा। इसलिए वो अमेरिका गए। और अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वगैरह पूरी की। वो तो एक सामान्य बात है, जो भी जाता होगा वो पढ़ता ही होगा, खासकर जिसकी पढ़ाई में दिलचस्पी है वो तो ज़रूर ही पढ़ता होगा। उतना ही जयप्रकाश नारायण भी अगर करते तो फिर से वो घटनाओं के साथ बहने वाले व्यक्ति के रूप में ही हमारे सामने आए। लेकिन वहाँ हम फिर एक दूसरे जयप्रकाश नारायण को देखते हैं, जो पढ़ाई करते हुए मार्क्सवाद के संपर्क में, मार्क्सवाद के दर्शन को जिसने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और मार्क्सवाद को पढ़ते हुए उनको ये लगा कि इसमें कुछ खास बात है। समाज को अच्छा बनाना, समाज को स्वतंत्र बनाना। तब तो अपना देश गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई के एक दौर में हिस्सा लेकर वो गए थे, तो उनके मन में एक कल्पना भी थी कि देश को आज़ाद करना है। तो वो आज़ादी कैसे आएगी और वो आज़ादी कैसी होगी, इसकी एक तस्वीर उनको मार्क्सवाद में दिखाई। और वो अध्ययन उनका इतना गहरा हुआ मार्क्सवाद का कि उन्होंने खुद लिखा है कि उस दौर में जब मैं मार्क्स की किताबें पढ़ रहा था, तब दुनिया में अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई कोई ऐसी किताब नहीं होगी मार्क्सवाद की जो मैंने पढ़ी। इससे अध्ययन की जो विशालता है, अध्ययन की जो गहराई है, या मैं कहूँ कि अध्ययन करने का जो मतलब है, वो समझ में आता है कि जब तुम किसी चीज़ को समझना चाहते हो तो तुमको कितनी दूर तक जाना पड़ता है, कितनी गहराई में उतरना पड़ता है, कितने व्यापक दृष्टि से उस चीज़ को देखना पड़ता है। कि कोई आदमी, वो भी जयप्रकाश जैसा कोई आदमी, यह दावा करे कि उस समय दुनिया में अंग्रेजी भाषा में लिखी कोई मार्क्सवाद की ऐसी अच्छी किताब नहीं थी जो मैंने पढ़ी नहीं। इतनी बड़ी तैयारी के साथ, विचारों की तैयारी के साथ जयप्रकाश अमेरिका में तैयार हुए। और एक अजीब चीज़ उन्होंने देखी, उन्होंने देखा कि मार्क्स कहता है कि दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादी की लड़ाई हो रही है, जो मुल्क अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो मार्क्सवाद में मानने वालों का, मार्क्सिस्टों का ये धर्म है कि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हों। आज़ादी की लड़ाई से अलग रहना ये गलत है, क्योंकि मार्क्स के सारे दर्शन का जोर इस बात पर है कि लोगों के साथ संपर्क बनना चाहिए, लोगों के बीच में हमको जाना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए। तो कहते हैं कि लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे अलग रहे कोई मार्क्स को मानने वाला, ये बात गलत है। तो सिद्धांत में तो जयप्रकाश ये पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहार में देखते हैं कि सारे कम्युनिस्ट जो हैं वो आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं, क्योंकि वो तो गांधी को बुर्जुआ मानते हैं, गांधी को पूंजीपतियों का दलाल मानते हैं, और वो सोचते हैं, उनका ये दर्शन है, उस समय उनका ये निष्कर्ष था कि ये पूंजीपतियों के नेतृत्व में चलाया जा रहा आज़ादी का आंदोलन, इसमें हम शामिल नहीं। तो एक तरफ मार्क्स का ये कहना कि आज़ादी की लड़ाई से मार्क्सवादियों को अलग नहीं होना चाहिए, और व्यवहार में देख रहे हैं कि सारे मार्क्सवादी आज़ादी की लड़ाई में कहीं शामिल नहीं हैं। ये जो द्वंद्व देखा उन्होंने, इस द्वंद्व को समझने या अपना दृष्टिकोण समझाने के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं गए। इंग्लैंड जाकर उन सारे लोगों से मिले जो भारतीय मार्क्सवाद को प्रभावित करते थे, जो भारतीय मार्क्सवादी दर्शन को प्रभावित करते थे, और उन सब से उन्होंने इस बात में बहस की
कि ये क्यों ऐसा है कि मार्क्सवादी लोग भारत की आज़ादी के आंदोलन से अलग हैं। अगर गांधी पूंजीपतियों के नेतृत्व में या पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो भी इस आंदोलन में शरीक होकर हम लोगों को इसको मजदूरों और किसानों से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही भूमिका मार्क्स ने हमारे लिए तय की। ऐसी भूमिका के साथ जयप्रकाश भारत वापस आते हैं और वापस आकर के कांग्रेस में शामिल होते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही भारतीय आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और मार्क्स के कहने के मुताबिक भी और जयप्रकाश की समझ के मुताबिक भी मार्क्सवादियों को आज़ादी के आंदोलन से अलग नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने देखा कि इस कांग्रेस में प्रवेश करके इस कांग्रेस को मार्क्स की दिशा में ले जाना चाहिए। तो एक नौजवान आदमी अभी अभी आज़ादी के आंदोलन में आया है और गांधी जैसा बड़ा आदमी, विराट व्यक्तित्व जिसका, इतना गहरा भारतीय समाज पर जिसका असर और जिसके नेतृत्व के बारे में कहीं कोई शंका नहीं, उस आदमी से असहमत होकर के कांग्रेस के भीतर से एक नए तरह के आज़ादी के आंदोलन की धारा बहाने की कोशिश जयप्रकाश जी ने की। ये अपने आप में उनके बौद्धिक क्षमता का, उनके दृढ़ निश्चय का और उनकी नेतृत्व कुशलता का उदाहरण, क्योंकि उस समय उस दौर में गांधी के सामने खड़ा होना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस समय एक नए तरह की धारा बहा लेना, वो तो बहुत ही कठिन काम है। गांधी के साथ रहकर एक नए तरह की धारा की तरफ कांग्रेस को ले जाने की कोशिश करना, ये वो बहुत ही बड़ा एक बौद्धिक काम था जो जयप्रकाश जी ने उस समय किया और गांधी जी ने भी पहचाना इसको। जयप्रकाश जी के समाजवाद, मार्क्सवाद के अध्ययन के बारे में गांधी जी ने कहा कि आधुनिक समाजवाद के बारे में जो बात जयप्रकाश नारायण को मालूम नहीं है, वो एशिया में दूसरे किसी को भी मालूम। इतना बड़ा एक सर्टिफिकेट, इतना बड़ा एक प्रमाण पत्र गांधी जी के द्वारा उनको मिला, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि उनकी कितनी बड़ी ये कोशिश रही होगी। तो कांग्रेस के भीतर उन्होंने एक नया संगठन खड़ा किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये भी अपने आप में बड़े समझने की बात है कि एक पार्टी के भीतर एक दूसरी पार्टी, ऐसा तो कभी होता नहीं है। पार्टियां तो हमेशा आपको अलग बनानी पड़ती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी के होने के कारण कांग्रेस में इतनी मत विभिन्नता थी और इतने तरह के विचारों की आज़ादी थी कि कांग्रेस के मंच से हर तरह की बात आप कर सकते। तो जयप्रकाश को भी इस बात की छूट मिली। और जयप्रकाश में जब कहता हूँ तो एक व्यक्ति नहीं कह रहा हूँ, वो पूरी एक टीम है, मौलिक सोच रखने वाले, बहुत ही अध्ययनशील, प्रभावशाली नवयुवकों की एक टोली है जयप्रकाश के साथ, जो समाजवाद के बारे में एक समझ रखती है और जो कांग्रेस को समाजवाद की इस दिशा में ले जाने की कोशिश करती है। उस नए संगठन को खड़ा करने के लिए जयप्रकाश देश भर में घूमते रहे। तो नेतृत्व करने का एक गुण और संगठन करने की एक क्षमता, ये दो चीजें जयप्रकाश को के युवा काल में जो हम देखते हैं,
वो उनके जीवन के अंत काल तक दिखाई देती है। एक स्वाभाविक गुण होता है आदमी का, जो बिरला होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है, जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है। आप खींच लेते हो लोगों को, आप दिशा दे सकते हो, लोग आपके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। नहीं तो आप सोच कर देखो, 35-40 साल की उम्र का एक आदमी गांधी से अलग एक दिशा खड़ी कर रहा हो देश में, और उसका संगठन पूरे देश में खड़ा होता है, प्रभावशाली तरीके से खड़ा होता है। तो नेतृत्व दे सकना और संगठन कर सकना, ये दोनों गुण जयप्रकाश जी में थे, जिसका पूरा दर्शन उस समय हमको होता है। और गांधी जी ने भी इसको पहचाना, इसलिए नए समाजवादी धड़े को, या जो हिस्सा था कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, उसको बहुत समर्थन दिया उन्होंने। उनके साथ अपनी असहमति भी पूरी व्यक्त की, उनके तरीकों के बारे में भी अपनी असहमति व्यक्त की, लेकिन ये भी कहा कि ये जो नए तरह से सोचने वाले लोग हैं, इनका कांग्रेस के भीतर इनकी जगह होनी चाहिए। तो एक नई पार्टी खड़ी हो गई, और जवाहरलाल नेहरू, जो भी समाजवाद को अपनी तरह से समझते और मानते थे, उनका एक स्वाभाविक साथ जयप्रकाश जी को मिला। लेकिन ये बात जयप्रकाश जी के मन में हमेशा उठती रहती थी कि ये पार्टी क्यों बनती है, पार्टी का मतलब क्या है, समाज में पार्टी की भूमिका क्या है। कई पार्टियां बनी हुई हैं, इसलिए हम भी एक पार्टी बना लेते हैं, क्योंकि पार्टी के बगैर डेमोक्रेसी में सत्ता पाना संभव नहीं है, और सत्ता हमको भी पानी है, तो एक पार्टी बनानी पड़ेगी। तब उनके मन में सवाल उठता था कि पार्टियां तो बनी हुई हैं, सत्ता में पहुंचने की कोशिश करने वाले हम ही अकेले नहीं हैं, और भी लोग भी हैं। तो क्या सत्ता सिर्फ सत्ता के लिए होती है? सत्ता का मतलब क्या होता है? तो एक जवाब ये मिलता है हम लोगों को कि सत्ता परिवर्तन का औजार है, सत्ता परिवर्तन करने का अधिकार देती है आप। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि जब सत्ता से ही परिवर्तन होना है, और सत्ता से ही आपके परिवर्तन का अधिकार आपको मिलता है, तब किसी भी रास्ते सत्ता पाने में हिचक क्यों होनी चाहिए? और सत्ता पाने का मतलब है कि आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वही रास्ता है डेमोक्रेसी का बना हुआ। तो जयप्रकाश जी के मन में ये भी सवाल उठा कि हर आदमी को चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। ये सारे सवाल बहुत ही कठिन सवाल हैं, लेकिन बहुत ही गहरे सवाल। मार्क्स भी इन सवालों से जूझता है, लेनिन भी इन सवालों से जूझते हैं, जिन्होंने मार्क्स के दर्शन के आधार पर रूस में क्रांति की, एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उनके सामने भी ये सवाल है, गांधी के सामने भी ये सवाल है। गांधी उस सवाल का जवाब अपने रचनात्मक कार्यक्रम में देते हैं। वो कहते हैं कि सत्ता की ताकत जो है वो जनता के बीच में है, असली शक्ति तो उसके पास है, लेकिन उस शक्ति को प्रकट होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब पावर में जाना है तब तो कुछ ही लोग पावर में जा सकते हैं। इसीलिए तो पार्टी है। पार्टी शब्द ही पार्ट से बना हुआ है, पार्ट यानी छोटा हिस्सा। किसका छोटा हिस्सा? समाज का छोटा हिस्सा। तो पूरा समाज नहीं, समाज का एक छोटा हिस्सा। अगर पार्टी वाले रास्ते से चलना है तो तुम हमेशा समाज के एक छोटे से हिस्से के साथ ही काम कर सकते हो।
तो गांधी ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने कहा नहीं, पूरे समाज के साथ काम करना है, इसलिए रचनात्मक कामों के द्वारा समाज को संगठित करो। ये बात जयप्रकाश को बहुत जल्दी समझ में आई, क्योंकि उन्होंने मार्क्सवाद में मास वर्क पढ़ा था। मार्क्स भी ये बात समझाता है कि जो सच्चे मार्क्सवादी हैं उनको हमेशा मास वर्क में लगे रहना चाहिए। मास वर्क का मतलब क्या? लोगों के बीच में जाओ, लोगों को समझाओ, लोगों को संगठित करो, उनको उस न्यायपूर्ण लड़ाई का सिपाही बनाने की कोशिश करो जिसकी तुम कल्पना करते हो। तो गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम, मार्क्स का मास वर्क, गांधी के, जयप्रकाश के मन में ये बातें बिल्कुल बैठ गई कि ये रास्ता है। इसीलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पास कई नए तरह के कार्यक्रम उन्होंने रखे, जो आमतौर पर राजनीतिक दलों के कार्यक्रम नहीं होते। जिसमें संघर्ष का काम भी था, विचार का काम भी था, चुनाव भी था, चुनाव लड़ना भी था। लेकिन उन्होंने एक बात पहचानने की कोशिश की कि कार्यक्रम तो हम बहुत सारे नए देते हैं, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कार्य वही करती है जो कांग्रेस है। यानी एक रूप में एक जगह पर आकर के पार्टी के बीच का जो ये भेद है, ये जो विशेषता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की हम बनाना चाहते हैं, वो मिट जाती है। क्योंकि आखिर में तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को भी चुनाव लड़कर जीतना है। तो खेल भी एक ही है, उसके नियम भी एक ही हैं, उसका लक्ष्य भी एक ही है। तो फिर पार्टियों के नाम अलग अलग हो जाते हैं, पार्टियां तो एक ही तरह की रहती हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है, इतना उनको समझ में आता है। कहाँ गड़बड़ है और इसका रास्ता क्या है, इसके उलझन में वो बराबर लगे रहे। इसलिए जब उन्होंने ये सवाल खड़ा किया अपनी पार्टी के भीतर कि हर आदमी को चुनाव लड़ना ही चाहिए, यह बाध्यता क्यों? और खासकर जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि यह बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने बारे में ये कह सकता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये शायद पहला आदमी था जो राजनीतिक दल के शीर्ष पर बैठा था, एक बहुत ही प्रखर राजनीतिक दल का निर्माता भी था और उसका नेता भी था, जिसने ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो मास वर्क में ही विश्वास करता हूँ और मेरा चुनाव लड़ना भी मास वर्क का ही एक हिस्सा है। ये सब बातें इसलिए हम लोग के ध्यान में आनी चाहिए क्योंकि हम एक ऐसे आदमी के साथ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोगों के प्रेरक पुरुषों में एक मानते हैं। गांधी, विनोबा, जयप्रकाश का नाम लेते हैं, राष्ट्रीय युवा संगठन के साथी। तो इन सब व्यक्तियों की जो विशेषताएं हैं उनको ठीक से समझ लेना चाहिए। तो ये अपनी प्रक्रिया के बारे में बार बार सवाल उठाना है, बार बार उसको जांचने की कोशिश करना है, शंका के लिहाज से नहीं, समझने के लिहाज से, कि देश की आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन आज़ादी कैसी होगी, आज़ादी में क्या क्या होगा जो आज से फर्क होगा, इसकी कल्पना भी तो होनी चाहिए। इसलिए जयप्रकाश जब एक बार गिरफ्तार किए गए और उनको जेल ले जाया जा रहा था, जहाँ गिरफ्तार हुए थे वहाँ से रेलगाड़ी में बिठाकर, तो रेलगाड़ी में बैठकर उन्होंने एक प्रस्ताव लिखा, आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए, आज़ाद भारत में क्या क्या होगा,
और वो पूरा प्रस्ताव लेकर गांधी जी को भेजा और खुद तो जेल चले गए। गांधी जी ने उस पूरे प्रस्ताव को अपने अखबार में प्रकाशित कर दिया। जयप्रकाश की तस्वीर, यानी वो चित्र जो आज़ाद भारत का जयप्रकाश के मन में है, उसको उन्होंने उसमें प्रकाशित किया। ये जो सोच है, हमेशा अपने बारे में, अपने चिंतन के, अपने काम के बारे में, अपने तरीकों के बारे में बार बार जांच करना, ये हर उस आदमी के लिए कर्तव्य है जो अहिंसक रास्ते से काम करना चाहता है। हिंसक रास्ते में तुमको हथियारों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तुम एक बार हथियार चलाना सीख जाते हो तो जब भी पिस्तौल, राइफल, बंदूक, बम जो भी तुम्हारे हाथ में आएगा, जिस रास्ते से तुम चलोगे, उस हथियार को चलाना तुम जानते हो। लेकिन जब तुम इन हथियारों को छोड़ देते हो और तुम ये कहते हो कि विचार के रास्ते पर हमको जाना है, तो विचार का एक कोई बना हुआ हथियार नहीं है जो हर समय काम आता है। उसको बार बार मांझना पड़ता है, बार बार उसको नए तरह का बनाना पड़ता है। लोगों के संदर्भ में भी बनाना पड़ता है, परिस्थितियों के संदर्भ में बनाना पड़ता है, नई नई चुनौतियों के संदर्भ में नए तरह से उस हथियार को गढ़ना पड़ता है। ये फर्क है हिंसा के हथियार में और अहिंसा के हथियार, कि जब तुम दूसरे हथियार, बाह्य हथियार छोड़ देते हो, तब तुम ही रह जाते हो, तुम खुद ही एक हथियार बन जाते हो। तो खुद को कितना मांझने की जरूरत है, वो सारा कुछ जयप्रकाश इस दौर में करते हुए मिलते हैं। और इस बीच में उन्होंने संगठन पार्टी का इतना बड़ा बना दिया है, इतना मजबूत बना दिया है। हर वैचारिक विषय पर उनकी राय इतनी प्रखरता से जनता के सामने आती है कि जयप्रकाश और उनकी पार्टी जवाहरलाल नेहरू और उनकी कांग्रेस के विकल्प के रूप में देश में खड़ी हुई। लेकिन जब भारत का पहला चुनाव होता है, लोकसभा का पहला चुनाव आजाद भारत में, तो एक तरह से जयप्रकाश बनाम जवाहरलाल नेहरू का चुनाव। और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह हारी है। जयप्रकाश तो चुनाव में खड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव में तो खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन अपनी पार्टी के जीत के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए वो पूरे देश में घूमते हैं, विशाल सभाओं को संबोधित करते हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। ये जो पराजय हुई, उससे बहुत सारे समाजवादी निराश हुए, बहुतों की हिम्मत टूटी। लेकिन जयप्रकाश के मन में एक दूसरे तरह का सवाल खड़ा कर गया ये पराजय। उन्होंने ये बात खुद से भी पूछी और देश को भी कही कि अगर लोकतंत्र है देश में, तो विपक्ष नहीं हो, ऐसा लोकतंत्र हो सकता है क्या? मेरे और मेरी पार्टी के जितने हारने का सवाल अलग, अगर अगर लोकतंत्र है तो इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने तो एक ऐसा बयान भी दे दिया उस समय कि ये तो अच्छा है कि जवाहरलाल जी इतने बड़े बहुमत से जीते हैं, वो एक पार्टी के नेता नहीं है, देश के नेता हैं। इसलिए उनका यह कर्तव्य है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारत के विपक्ष को मजबूत बनाने की भी वो कोशिश करें। अब इस फर्क को आप देखिए, अगर सिर्फ पार्टी पर ही नजर होती, सत्ता पर ही नजर होती, अपनी जगह बनाकर रखने पर नजर होती, तो इस तरह की अपेक्षा
कोई भी समझदार नेता व्यक्त नहीं करता कि जो सामने वाला प्रतिपक्षी है, उसका जो नेता है, वो हमको भी मजबूत बनाने की कोशिश करे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, लोकतंत्र में ये धर्म है हमारा कि विपक्ष हमेशा मजबूत और प्रखर हो। इस तरह का वातावरण, इस तरह की भूमिका देश में बनी रहे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर काम कर रही थी, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को सिर्फ इसीलिए पचाना पड़ रहा था कि गांधी जी बैठे हुए थे, तो गांधी जी के जाने के बाद कांग्रेस ने पहला काम ये किया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कह दिया कि या तो कांग्रेस में रहना है या अपनी पार्टी लेकर बाहर जाए। तो इस तरह से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से बाहर निकल आई तो कांग्रेस शब्द छूट गया और समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के रूप में वो पार्टी काम करने लगी। देश के तीन सबसे बड़े मजदूर संगठन, आजाद भारत के 3 सबसे बड़े मजदूर संगठनों के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण आजादी के समय। रेलवे की मजदूर यूनियन, डाक तार विभाग की मजदूर यूनियन और हथियार बनाने वाले जो कारखाने हैं उनकी मजदूर, तीनों के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। कितनी बड़ी ताकत होगी वो। इतने बड़े मजदूर संगठन जिसके हाथ में हो, आज के समय तो शायद राजनीतिक सौदेबाजी करने की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके पास। लेकिन मजदूर संगठनों की भूमिका क्या है, ये सवाल जयप्रकाश नारायण ने उठाया। मजदूर संगठन यानी वेतन के समझौते और वेतन बढ़ाने की कोशिश करने वाला संगठन है, या मजदूर संगठन का मतलब उसका अपना कोई राजनीतिक दर्शन होना चाहिए, देश की राजनीति में उसकी अपनी कोई भूमिका होनी चाहिए, इतनी मजबूत और प्रखर भूमिका होनी चाहिए कि राजनीति मजदूरों से राय किए बगैर आगे चल नहीं सकती। ऐसी यूनियनों की, मजदूर संगठनों की भूमिका का सवाल उन्होंने उठाया। मजदूर संगठनों और सरकार के बीच रिश्ता क्या है, इसका सवाल उन्होंने उठाया। एक चुनी हुई सरकार है जो मजदूरों के वोट से बनी है और एक मजदूर संगठन है, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या हो। इन दोनों के बीच मतभेद होंगे जो होते ही रहते। उन्होंने कहा कोई ऐसा संगठन होना चाहिए लोकतंत्र में जो इन दोनों के बीच अगर कोई मतभेद हो तो उसको सुलझाने के लिए बैठे उनके साथ। ये भी एक नए तरह की कल्पना उन्होंने रखी। ये सब राजनीति के जो चलता हुआ जो प्रवाह था, उस प्रवाह से कहीं मोड़ने की कोशिश में जयप्रकाश नारायण लगे थे। इसको पहचानने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको हम लोग समझें। कितने स्तरों पर काम करना पड़ता है जब आप एक नई चीज़ खड़ी करना चाहते हो। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक दिशा पकड़ ली और उस दिशा में हम अपना काम कर रहे हैं। आपको दुनिया भर की चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ती है, हर ताकत को तौलना, समझना और उसमें अपनी भूमिका को तय करना, ये भी ज़रूरी हो जाता है। डाक तार विभाग की कोई बड़ी हड़ताल थी, जिस हड़ताल को हल करने के लिए डाक तार विभाग के जो मंत्री थे केंद्र के और जो डाक तार विभाग के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण, उनके बीच में बातचीत चल रही थी और आखिर में ये तय हुआ कि इन शर्तों के साथ डाक तार कर्मचारियों की मांग सरकार मानेगी और ये हड़ताल तोड़ दी गई। एक तरह का समझौता हुआ और जयप्रकाश जी ने अपने मजदूर संगठन के नेताओं को कहा कि अब हड़ताल खत्म कर दीजिए क्योंकि बातचीत हो गई है और इन शर्तों के साथ मजदूरों की बात मान ली जाएगी, डाक तार विभाग के मजदूरों की बात।
और हड़ताल तो टूट गई, लेकिन जो मंत्री थे डॉक्टर विभाग के, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की तो कोई बात जयप्रकाश के साथ हुई ही नहीं है, इस तरह का कोई समझौता हुआ ही नहीं। तो ऐसा कोई समझौता अगर सरकार और यूनियन के बीच होता है तो लिखा जाता है कागज पर, लिख करके बात तय होती है। जयप्रकाश ने जो मौखिक बातचीत हुई थी उसको ही समझ लिया कि ये बातचीत हो गई। काफी सारा विवाद हुआ उसको लेकर। ये वो दौर था जब जयप्रकाश करीब करीब इस जगह पर पहुंच रहे थे कि जिस दलीय राजनीति, संसदीय राजनीति के रास्ते से समाज को नया बनाने की कोशिश में हम लगे हैं, उसमें से बहुत कुछ निकल नहीं रहा है। समाज उससे बनता नहीं है। सत्ता भले हमको मिल जाए, आज उनके हाथ में है, कल हमारे हाथ में आ जाए। तो ये जो घटना हुई डाक विभाग के मजदूरों की हड़ताल और सरकार के बीच में, और उसमें जयप्रकाश नारायण की असावधानी कहो या उनका विश्वास कहो, वो टूटा। उसके बाद जयप्रकाश जी ने 21 दिन का एक उपवास किया पुणे में। इसको उन्होंने आत्मशुद्धि का उपवास कहा। उन्होंने कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, डॉक्टर विभाग के उस मंत्री के भी खिलाफ नहीं है जिसने ये कहा कि मेरी उससे उस तरह की बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं आत्मशुद्धि करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और इसी दौर में वो जो बहुत ही प्रसिद्ध है उनकी किताब है फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, वो किताब उन्होंने लिखी, एक छोटी सी पुस्तिका लिखी उन्होंने, जिसमें ये सवाल उन्होंने खड़ा किया कि जिस मार्क्सवाद को, जिस समाजवाद को लेकर मैं आज तक चल रहा हूँ, उसमें एक बुनियादी प्रश्न मेरे मन में है जिसका कोई जवाब मिलता नहीं है। और वो प्रश्न यह है मेरे मन में कि किसी आदमी को ईमानदार क्यों रहना चाहिए, किसी आदमी को अच्छा क्यों बनना चाहिए, किसी आदमी को सच क्यों बोलना चाहिए, किसी को दूसरे पर विश्वास करके क्यों चलना चाहिए। तो इसका विस्तार नहीं करता हूं मैं, लेकिन मार्क्सवाद जो है वो जिस डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म पर विश्वास करता है, जिस भौतिकवाद को वो अपने सिद्धांत का आधार बनाता है, वो तो ये कहता है कि बहुत सारे तत्वों का मेल है, जिस मेल से घटनाएं बनती हैं, समाज बनता है, मनुष्य बनता है। इसमें मनुष्य का अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मनुष्य का अपनी कोई देन नहीं है। तो अगर मनुष्य की अपनी कोई देन नहीं है तो मनुष्य तो एक निर्जीव पात्र बन गया है इसमें। जिस भूमिका को गांधी जी के प्रभाव में आने के कारण जयप्रकाश के मन में अब शंका उठने लगी कि मनुष्य अगर एक निर्जीव पात्र भर है तो हमारे करने का क्या बचा, फिर तो घटनाएं घट जाएंगी, क्रांति भी हो जाएगी, समाज परिवर्तन भी हो जाएगा। हम कर रहे हैं इसलिए कि हमारे अंदर कोई प्रेरणा है जो कह रही है कि हमको ये काम करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा आदमी बनना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, विश्वास करके चलना चाहिए। इंसेंटिव टू गुडनेस, अच्छाई की प्रेरणा कहाँ है, कि जब मैं खोजता हूँ तो समाजवाद और मार्क्सवाद में इसका कोई जवाब मिलता नहीं है। इसका जवाब खोजने के लिए, पाने के लिए मुझको गांधी जी पहुँचना पड़ता है, क्योंकि गांधी जी के दर्शन में इस बात का जवाब है कि अच्छाई की प्रेरणा हमारे अंदर कहाँ से। दलीय राजनीति से और इन बंधे बंधाए हुए शास्त्रीय सिद्धांतों से जयप्रकाश के टूटने का ये दौर, तो वहां से उनका मोह भंग हुआ और अब एक नई तरह की खोज उनके सामने आई कि भाई गांधी जो कहते हैं ये उतरेगा कैसे जमीन।
मास वर्क जिसको मार्क्स ने कहा था, मास वर्क जिसको जयप्रकाश ने पकड़ा था, वो जमीन पर गांधी के रास्ते कैसे उतरे? यहाँ पर विनोबा ने उनको वो आधार दिया जिस आधार की खोज जयप्रकाश कर रहे। अहिंसक क्रांति की डायनेमिक्स क्या होगी, अहिंसक क्रांति का गति शास्त्र क्या है, वो कैसे चलेगी? विनोबा ने कहा कि एक संगठित लोक शक्ति अहिंसक क्रांति का डायनेमिक्स। अहिंसक लोक शक्ति को संगठित कीजिए, उसको सक्रिय बनाइए, उसको निर्णायक जगह पर पहुंचाइए, ये अहिंसक क्रांति का डायनेमिक्स है। तो जिस बात का जवाब जयप्रकाश को नहीं मिल रहा था, विनोबा ने उस बात को एक ठोस शक्ल देकर अपने भूदान ग्रामदान आंदोलन के कारण देश के सामने भी रखा और जयप्रकाश के सामने भी आई ये बात। तो कई लोग जो इस भ्रम में रहते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो आपस की खींचतान हो रही थी, नेतृत्व के लिए जो कुछ मतभेद चल रहे थे, चुनाव में जो बड़ी हार हुई समाजवादी पार्टी की, उन सब से निराश होकर जयप्रकाश सर्वोदय में आ गए। वो लोग बहुत भ्रम में हैं। वो लोग न तो इतिहास पढ़ते हैं न इतिहास को समझते हैं। ये किसी निराशा में से निकली हुई बात नहीं थी। निराशा तो होती ही होगी, सफलता असफलता की निराशाएं हर आदमी के अंदर आती, लेकिन एक खोज किसी आदमी की जब होती है, जब वो किसी चीज की तलाश में होता है, तो वो सफलता विफलता को पीछे छोड़ता हुआ आगे चला जाता है। तो जयप्रकाश भूदान के आंदोलन में शामिल हुए इसलिए कि उनको उस बात का जवाब मिला, जिस बात का जवाब वो उस दौर से खोज रहे थे जब मार्क्सवाद का अध्ययन उन्होंने अमेरिका में शुरू किया था। वहाँ से कई तरह के सवाल उठाते उठाते, कई तरह के सवालों के जवाब ढूंढते, पार्टियां बनाते, पार्टियों की राजनीति करते, दूसरों के लिए चुनाव जिताने की जी जान कोशिश करते हुए इस पूरी प्रक्रिया की व्यर्थता को समझते हुए जयप्रकाश भूदान तक जब पहुँचते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि गांधी की अहिंसक क्रांति की जो डायनेमिक्स है, उसका जो रूप है, उसके जो कार्यक्रम हैं, वो कैसे हो सकते हैं और वो कैसे किए जाए। तो ये बात हम लोगों के भी ध्यान में होनी चाहिए कि अगर हम लोग समाज परिवर्तन करने वाली ताकत हैं, बनना चाहते हैं, तो हमको ये समझना ही पड़ेगा कि बहुत सारी समाज में ऐसे भी ताकतें हैं जो किसी भी परिवर्तन को होने नहीं देना चाहिए। बनाने वाली ताकतें हैं तो बिगाड़ने वाली ताकतें हैं, परिवर्तन की ताकतें हैं तो यथास्थिति की ताकतें भी हैं, क्रांति की ताकतें हैं तो प्रतिक्रांति की ताकतें भी हैं। हमारे मान लेने भर से ये ताकतें खत्म नहीं हो जाती। ये ताकतें हैं और उतनी ही मजबूती से अपने काम में लगी हैं, उतने ही ईमानदारी से या कहो कि उतने ही समर्पण से अपने काम में लगे हैं जितने समर्पण से तुम लगे। तो प्रतिक्रांति की जो ताकतें हैं, यथास्थिति की जो ताकतें हैं, उनके साथ क्या करोगे? तो मार्क्स ने उसका जवाब दिया कि उनको खत्म कर देना चाहिए, एनिहिलेशन। और वो बड़े पैमाने पर मार्क्सवादी देशों में हुआ, रूस में भी हुआ, दूसरी जगहों पर भी हुआ, चीन में माओ ने किया। उस चीन के लॉन्ग मार्च में लाखों लोग मारे गए, योजना पूर्वक मारे गए। तो एक हिंसा प्रतिहिंसा का एक बड़ा समुद्र खड़ा हो गया, एक अथाह तूफान खड़ा हो गया।
उस हिंसा प्रतिहिंसा के तूफान से भी अगर एतराज न हो, तो जयप्रकाश ने पहचाना कि दरअसल में इस तूफान में हो क्या रहा है, कि इसमें लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अगर ये मान भी लें कि हिंसा अहिंसा के इस दौर में से गुजर कर आगे समाज अच्छा बन जाएगा, तो भी उसका स्वीकार किया जा सकता है, वो कीमत चुकाई जा सकती है। लेकिन होता दरअसल में यह है कि उसमें लोकतंत्र खत्म हो जाता है। जिस लोकतंत्र की खोज में हम काम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हथियार जो इस्तेमाल हम करते हैं वो हिंसा प्रतिहिंसा का एक ऐसा दौर खड़ा कर देता है। जिस मानवाधिकार की बात हम करते हैं, उस मानवाधिकार की कोई जगह ही नहीं बचती है। फिर उनके मन में सवाल उठा कि अगर इसको नहीं करते हैं, एनिहिलेशन, समापन, खात्मा, ये नहीं करते हैं, प्रतिक्रांति को सहन करते हैं, तब क्या होता है? तो उन्होंने कहा तब तो हिंसा भी बनी रह जाती है, शोषण भी बना रह जाता है, और हमारे अपने रास्ते की विफलता भी हमको स्वीकार करनी चाहिए। इसीलिए इसको सहन करने से भी नहीं होगा। तो ना एनिहिलेशन काम करता है और न इसकी तरफ से मुंह फेर लेना काम करता है। जहां से ग्राम स्वराज्य, ग्रामदान आंदोलन से जयप्रकाश अलग होते हैं, वो इस जगह की भूमिका से अलग है। क्योंकि ग्रामदान के आंदोलन में, ग्राम स्वराज के आंदोलन में न चाहते हुए भी परिस्थिति ऐसी बनी कि जो यथास्थिति की ताकतें हैं, जो प्रतिक्रांति की ताकतें हैं, उनके प्रति हम तटस्थ हैं। वो ताकतें अपने जगह पर बनी हुई हैं और हम समाज को नया बना देने का काम करने वाले। जयप्रकाश नारायण ने खुद भी वर्षों लगाए उसी प्रक्रिया में काम करने, कि इन लोगों को भी परिवर्तित कर लेंगे, इनका भी हृदय बदलेगा, ये भी हमारे साथ आकर शामिल हो जाएंगे। लेकिन लंबे प्रयास के बाद, लंबी कोशिशों के बाद, कई नए तरह के प्रयोगों को करने के बाद, विनोबा जी के नेतृत्व में जो प्रयोग हुए वो भी, और जयप्रकाश जी ने खुद जो प्रयोग किए वो भी, सभी इसी जगह पहुंचे कि कहीं आकर के ये बात थम जाती है, समाज वैसा का वैसा ही बना रह जाता है, परिवर्तन करने वाली ताकतें मजबूत नहीं हो पाती हैं, यथास्थिति वाली ताकतें ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, और यथास्थितिवादी ताकतों के साथ सरकार की ताकत जुड़ जाती है, क्योंकि सरकार दरअसल में यथास्थिति को बनाए रखने वाली सबसे मजबूत ताकत होती है। सरकार का काम ही है स्टेटस को मेंटेन रखना, वो परिवर्तन का औजार नहीं है। सबसे अच्छी सरकार जो सबसे शांति बना करके समाज। शांति का मतलब क्या? तो गांधी वाली शांति नहीं, शांति का मतलब जो कुछ बना हुआ है वो स्मूथली चलता रहे। इसीलिए कई लोग कहते हैं संवैधानिक रास्ते से काम होने। संविधान का रास्ता क्या है? संविधान का रास्ता है समाज आज जैसा है वैसा ही चलता रहे, शांति से चलता रहे, नियम से चलता रहे, सब कुछ नियम के अनुसार होता रहे। लेकिन अन्याय, शोषण तो किसी नियम से चलते नहीं है। जो नियम से चल नहीं रहे हैं वो नियम से समाज में बने रहे तो कितना बड़ा अन्याय होगा। जो समाज में मर रहे हैं, दब रहे हैं, जिनके अधिकार छीन लिए गए हैं, जिनके जीने का कोई रास्ता बचा नहीं है, वो लोग जब आपसे पूछेंगे कि आप जो जिस प्रक्रिया से काम कर रहे हैं इसमें हमारी जगह कहाँ है, हमको क्या मिलेगा, हम कब आजाद होंगे, हमारे अधिकार कब सुरक्षित होंगे, तब आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप उनसे यह कहकर चुप नहीं रह जा सकते हो कि थोड़े समय और भूख, थोड़े समय और शोषण, थोड़े समय और गरीबी बर्दाश्त करो, क्योंकि हम लोग अहिंसा का प्रयोग कर रहे हैं।
तो वो कहेंगे आपसे कि आपकी अहिंसा आपको मुबारक हो। हम तो जिस रास्ते भी अपने जीने के साधन ढूंढ सकेंगे उस रास्ते से ढूंढेंगे। इसलिए अहिंसा के रास्ते पर जो लोग भी चलना चाहते हैं, अहिंसा के रास्ते की जो लोग बात करते हैं, उनको इस जिम्मेवारी को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके रास्ते आज जो पीड़ित हैं, भूखे हैं, वंचित हैं, उनके आज का जवाब भी उनके पास होना चाहिए। इसलिए गुलाम देश को हिंद स्वराज्य का सपना दिखाने के बाद भी गांधी ने ये कहा कि नहीं, इसको पहले तो संसदीय आज़ादी दिलानी है। हिंद स्वराज्य के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी मंजिल तो वही है, जाना वही है, लेकिन देश को आज़ादी की भूख है। ये भूख अगर शांत नहीं होगी तो मेरे हिंद स्वराज्य तक देश मेरे साथ चलेगा नहीं। इसलिए हिंद स्वराज्य में भी लिख दिया कि मैंने ये नक्शा तो बनाया है आज़ाद हिंदुस्तान का, लेकिन अभी जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ वो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा हूँ। क्योंकि जो क्रांति आज का जवाब नहीं देती है, उस क्रांति के भविष्य के तस्वीर को कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए जयप्रकाश के मन में सवाल खड़ा हुआ कि हम लोग जिस रास्ते ग्राम स्वराज्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते से इस बात का जवाब नहीं मिलता है कि आज जो शोषण चल रहा है, आज जो दमन हो रहा है, आज जो इतना उत्पीड़न है, इतना अन्याय है, और सिर्फ गरीब और आदिवासी और इन लोगों के ही के अन्याय और शोषण का सवाल नहीं, ये दायरा तो बड़ा होता जाता है, सभी लोग इसमें शामिल होने लगे। जब तुम्हारे नागरिक अधिकार खत्म होते हैं तो सिर्फ नक्सलवादियों के अधिकार खत्म हो जाते हैं ऐसा नहीं, तुम्हारे भी अधिकार खत्म, क्योंकि सत्ता तो चाहती ही ये है कि अधिकार सिर्फ उसके हाथ में रहे, बाकी किसी के हाथ में अधिकार नहीं है। इसलिए इस जगह पर आकर के जयप्रकाश को ये लगा कि मंजिल तो वही है ग्राम स्वराज्य तक जाने की, लेकिन जिस रास्ते हम उस मंजिल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो रास्ता हमको वहां तक पहुंचाता नहीं। तो जैसे उन्होंने पार्टी की राजनीति के समय, मार्क्सवाद के दर्शन के समय उसकी कमियों के बारे में सोचा, मार्क्सवादियों से पूछा कि आजादी की लड़ाई से अलग क्यों होते हो, पार्टी बनाई तो पार्टियों से पूछा कि सत्ता का मतलब क्या होता है। वैसे ही ग्राम स्वराज्य के लंबे प्रयोग में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस रास्ते वो काम हो नहीं सकेगा जिस काम को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने रास्ता बदला। और रास्ता क्या बदला? उन्होंने कहा कि जो ग्राम स्वराज्य का पूरा काम है, ये जब तक समाज अपने काम की तरह स्वीकार नहीं करेगा तब तक इसमें ताकत नहीं है। ये कार्यकर्ताओं के भरोसे चल रहा है। हम सब लोग भी तो उसी आंदोलन से थोड़े बहुत जुड़े और पैदा हुए। हमने भी देखा कि देश भर से हम कार्यकर्ता जुटाते थे, कार्यकर्ता जुटा करके कहीं सहरसा में इकट्ठा होते थे। विनोबा जी ने सहरसा में ग्राम स्वराज्य का मोर्चा खोला तो देश भर से कार्यकर्ता वहां आए काम करने के लिए, समझाने के लिए, तैयार करने के लिए, संगठन खड़ा करने के लिए। लेकिन जिस जगह हम काम कर रहे थे वहां के लोग नहीं आए। तो कार्यकर्ताओं के नाम के भरोसे जनता की क्रांति, ये तो एक प्रॉक्सी की क्रांति है। तो डायनेमिक्स तो वही रही कि जनता के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्रांति। जब मार्क्स ने कहा कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, पावर कम्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन, तो क्या कहने की कोशिश कर रहे? वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि सत्ता उसी के हाथ में रहेगी जिसके हाथ में बंदूक है। और बंदूक किसके हाथ में?
तो माओ की फौज के हाथ, इसलिए सत्ता हमेशा मार्क्स के फौज की रहेगी। भले मार्क्स ने कहा हो कि जनता का राज बनाने के लिए इस रास्ते से जाना है, लेकिन जनता के हाथ में बंदूक नहीं। वही बात दूसरे तरीके से हमारे आंदोलन में शामिल है। जब जयप्रकाश ये कहते हैं कि अगर इस आंदोलन को कार्यकर्ताओं के ही ताकत से आगे बढ़ना है, लोक इसमें कभी शामिल नहीं होगा, तो ये लोक का आंदोलन कैसे होगा? लोक के अधिकार उसको कैसे मिलेंगे? कार्यकर्ताओं के हाथ में रह जाएगा। और वो हमने देखा भी कि कार्यकर्ता आए तो आंदोलन आगे बढ़ा, कार्यकर्ता लौटे तो आंदोलन भी लौट गया, क्योंकि वो लोगों का तो आंदोलन हुआ ही नहीं। तो 1974 में जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की चर्चा अभी विस्तार में नहीं करूंगा, अगली कक्षा में इसकी बात मैं करूंगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ दूंगा मैं। लेकिन ये बात समझने की है कि 74 में जो आंदोलन शुरू हुआ वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया बनाया हुआ आंदोलन नहीं था। ये बहुत ही मार्के की बात है, दुनिया के क्रांति के इतिहासों में एक बिल्कुल अनोखी बात है। ये आंदोलन तो किसी और ने शुरू किया, लड़कों ने शुरू किया, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों ने, स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया। हम जैसे कुछ लोग जो गांधी की ग्राम स्वराज्य की पृष्ठभूमि से निकले थे, वो भी अपनी अपनी जगह पे इस आंदोलन में सक्रिय थे, उनकी भी एक भूमिका तो थी। लेकिन बाय एंड लार्ज मोटे तौर पे ये पूरा आंदोलन लड़कों के द्वारा शुरू किया गया था, जिनके सामने समाज परिवर्तन का कोई नक्शा नहीं। समाज परिवर्तन शब्द भी बिल्कुल नया था उनके लिए, अर्थहीन था, इसका कोई मतलब नहीं था। इसलिए बिहार आंदोलन के शुरू की जो मांगे हैं, उन मांगों को आप देखेंगे तो उसमें 3 मांगे जो शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा में क्रांति की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है। ये तो इसलिए थी चूंकि ये सब जोड़ ही देते हैं जब कोई आंदोलन खड़ा होता है। लेकिन अगर ये 2-3 सवाल को हटा दीजिए तो उसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं थी जिसका समाज परिवर्तन से कोई रिश्ता। सब छात्र जीवन की रोजमर्रे की जो छोटी बहुत मांगे होती हैं वही मांगे। ऐसे एक आधे अधूरे से अधूरी कल्पनाओं वाले आंदोलन का नेतृत्व, उसकी बागडोर जयप्रकाश नारायण ने संभाली। उस समय संभाली जब वो अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी काल में, अपनी शारीरिक क्षमताओं के बिल्कुल आखिरी काल में पहुंच चुके थे, बीमार थे, बिस्तर से बंधे थे। तब उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जयप्रकाश प्रवाह के साथ चलने वाले आदमी नहीं थे। नौजवानी के दौर से लेकर जीवन के आखिरी दौर तक घटनाओं को अपनी दिशा में मोड़ देने के अलावा उनके पास दूसरा कुछ रास्ता नहीं। इस आखिरी समय में भी इस आंदोलन को उन्होंने मोड़ दिया। क्या मोड़ दिया? संपूर्ण क्रांति का मोड़ दिया। ये शब्द भी हम पहले नहीं जानते। जिस दिन गांधी मैदान पटना के सभा में ये शब्द उन्होंने पहली बार कहा कि ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने तो शब्द भी नहीं समझा, पकड़ा भी नहीं कि क्या कहा गया, माना कि भाषण में कुछ कहा गया होगा। और बहुत सारे लोगों को शब्दकोश आकर देखना पड़ा होगा कि संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है। तो एक ऐसे आंदोलन को अपने हाथ में लेना और उसको एक नई दिशा में मोड़ देना, उसको गांधी से जोड़ देना, ये पराक्रम अगर कोई कर सकता था तो जयप्रकाश नारायण थे, जिनके कारण ये संभव हुआ। उनके अपने व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं, परिस्थिति की बहुत सारी मांग, जिस रणनीति से हमने काम किया, उन्होंने हमको बताया और हमने वो काम किया, उस रणनीति का परिणाम यह था कि ये दिशाहीन आंदोलन संपूर्ण क्रांति के एक विशाल आंदोलन में बदल गया,
जो बिहार तक ही सीमित रहता तो शायद कुछ स्वीकार्य भी हो जाता। ये आंदोलन बिहार की सीमाओं के बाहर निकलने लगा। जयप्रकाश नारायण इसको लेकर के पूरे देश में घूमने लगे। तो जो सत्ता थी, जो मैंने आपसे कहा कि सत्ता का मतलब ही होता है यथा स्थिति को बचाकर बनाकर रखना। इसीलिए चाहे न्यायालय हो, चाहे दूसरी बहुत सारी संस्थाएं हों, चुनाव आयोग है, कैग है, 50 नाम हम लोग लेते हैं, प्रेस भी उसमें आप शामिल कर लीजिए, मीडिया, ये सब मिल करके इस यथास्थिति को बनाए रखने वाली ताकतें बन जाती हैं। परिवर्तन की ताकतें नहीं होती। इन सब के बीच में से एक आंदोलन को, नवयुवकों के आंदोलन को, जिनके पास कोई बहुत सोच समझ भी नहीं थी, जिनका अपना कोई संगठन भी नहीं, उसको एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देना और उस उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिए सबको प्रेरित करना, ये जयप्रकाश नारायण का एक ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप इतिहास देखने की कोशिश करेंगे तो 1974 के शुरू से आंदोलन शुरू हुआ और 1975 के जून में आकर के इमरजेंसी लग गई 26 जून को। यानी अगर जोड़ दें बहुत सारा तो वह मुश्किल 1.5 साल का आंदोलन। 1916 में आकर के गांधी ने जो आंदोलन खड़ा किया वो 1947 में आकर अपनी एक मंजिल छू पाया। जोड़िए कितने साल निकले, इतना बड़ा काल मिला गांधी को अपना काम करने। इसलिए तो इतिहास पर इतनी ज्यादा उनकी छाप भी है। जयप्रकाश को अपनी दिशा में काम करने के लिए बमुश्किल 1.5 साल का समय। इस 1.5 साल के आंदोलन का की जितनी बड़ी छाप भारतीय इतिहास पर, भारतीय मानस पर और हम लोगों की सोच समझ पर पड़ा, वो अपने आप में एक अजूबा है। मैं दुनिया के क्रांति के इतिहास में कोई उदाहरण दूसरा नहीं पाता हूँ जो 1.5 साल के आंदोलन का इतना गहरा असर हो कि आज भी उसकी चर्चा, उसकी बातें हम लोग ऐसे करते हैं जैसे कल ही तो हुआ। लेकिन कोई 50 साल पहले का इतिहास है जो हम कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 50 साल जो हैं उसकी ही प्रतिध्वनि में गूंजते हुए निकले हैं। यहाँ से आकर के हम 26 जून तक पहुँचते हैं। 26 जून कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे और उस 26 जून को हम लोगों ने कैसे पार किया और लोकतंत्र की वापसी हम लोगों ने कैसे संभव बनाई, इसकी कहानी जब भी आप लोग अगली पाठशाला रखेंगे तब हम करेंगे। इसलिए आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और ये मानता हूँ कि आप लोग जो ये सोच कर आए थे कि 26 जून की कहानी मैं बताऊँगा, वो थोड़ा धैर्य और रखेंगे और उस दिन इस कहानी को हम सुनेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और यह अपेक्षा भी कि अगली बार जब कक्षा लगेगी उससे पहले इस दौर को थोड़ा आप लोग पढ़ और समझ करके दिए। सबको बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमार प्रशांत जी। इतिहास के पन्नों से आपातकाल, जयप्रकाश नारायण जी के विचार, गांधी और मार्क्स का जो दृष्टिकोण था उसे जयप्रकाश नारायण कैसे देख रहे थे, इस पूरे महत्वपूर्ण पहलुओं को आज हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। निश्चित रूप से पूरा जो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन है, जो इतिहास के पन्नों में सबसे ज्यादा चर्चित हुआ है, वह यही आपातकाल के समय का आंदोलन है, जब वो निश्चित रूप से अपने बुजुर्ग अवस्था में या कहें कि वो बीमार अवस्था में रहते हुए जिस तरह से उन्होंने काम किया, उतने ही पहलू को हम लोग ज्यादातर सुनते और जानते हैं। लेकिन उसके पीछे पूरे विचारों की जो यात्रा थी, जो उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा भी,
कि शोध की मंजिलें जिन्होंने कहा, तो एक तरह से शोध में लगे हुए थे और एक विचार के स्तर पर जाके ठहराव न रखते हुए हर समय उसमें नयापन खोजना, कैसे वो लोगों के लिए काम का बने इसकी चिंता करना, और विचार लोगों की जो समस्याएं हैं या लोगों का जो रास्ता है वो कितना आसान बनाए, इस चीज की खोज में वो हरदम लगे रहते थे। तो निश्चित रूप से आज हम लोग ने जो बातचीत करी है उसमें इतिहास और इतिहास को देखने का जो नजरिया है वो हमें इस पूरे विचार से समझ में आता है। इसे अगर हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आदरणीय कुमार प्रशांत जी ने भी याद दिलाया कि जयप्रकाश नारायण जी से ऐसी कोई किताब नहीं है विचारों की जो उन्होंने पढ़ी नहीं। और जब हम लोग युवाओं के साथ में बात करते हैं तो एक पढ़ाई का जो चीजों को समझने का है, सही चीजें सही तथ्यों को पढ़ने का है, इतिहास को पढ़ने और समझने का पक्ष है, वो थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से एक रास्ता यहाँ हमें ये मिलता है कि हम उन चीजों को पढ़ें। कुछ साथियों ने हालांकि सवाल लिया है लेकिन थोड़ा कम है, और ये पहलुओं की बात भी हुई है कि जो जयप्रकाश नारायण जी का जो समाजवाद है और जो मार्क्स की विचारधारा है उसमें एक बुनियादी फर्क क्या है। जो आपने कहा भी कि हिंसा को लेकर के जो दृष्टिकोण है और जिस तरह से वो लोक से दूर होता है, वो कार्यकर्ता आधारित है या एक संगठन आधारित है, लेकिन वो लोक का विचार नहीं बनता है। जबकि जयप्रकाश नारायण जो है वो लोक की शक्ति खड़ा करने का, लोगों के अंदर लोकतंत्र के मूल्य विकसित करने का और उनके माध्यम से ग्राम स्वराज और संपूर्ण क्रांति की परिकल्पना को साकार करने का एक पूरा विचार उनके मन में चलता रहा है। तो अगर हम चाहेंगे कि इस सवाल पर एक छोटी टिप्पणी अगर कुमार प्रशांत जी करना चाहें कि जो गांधी का सर्वोदय या समाजवाद है और मार्क्स का जो वो है उसमें बुनियादी फर्क क्या देखते हैं आप? दरअसल में अगर ऐसा देखो कि मंजिल के बारे में क्या है, तो मंजिल तो एक ही है। मार्क्स भी बहुत ईमानदारी के साथ इस खोज में है कि स्वतंत्रता और समानता के साथ समाज कैसे बने, जिसमें हर की स्वतंत्रता सलामत रहे और हर को समता का जीवन मिले। लेकिन मार्क्स इस बात को भी समझता है, वो प्रैक्टिकल सोचने वाला आदमी है, वो समझता है कि नहीं, प्रतिक्रांति की ताकतें भी होंगी, वो इतनी आसानी से समाज को समता और आज़ाद बनने नहीं देंगे। तो उनका मुकाबला करेंगे कैसे, इसकी कल्पना वो करता है।